So welcome back. Our today's topic is views और आज हम बात करेंगे ASP.NET MVC वेब एप्लीकेशन में व्यूज क्या है और फिर हम बात करेंगे इसके बाद राउटिंग क्या होती है MVC एप्लीकेशन में और फिर इन दोनों को हम प्रैक्टिकली एक वेब एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे आज के लेक्चर में और देखेंगे कि हम व्यूज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उन व्यूज का हम लोग रूट किस तरह से सेट करते हैं। सो बिफोर दैट हम थोड़ी सी इसकी जो थ्योरी है उसको डिस्कस करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद देयर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। सो ASP.NET MVC views, as you know, MVC is a design pattern और MVC में M stands for model, V stands for views and C stands for controller, जिसमें हम C को हम इन डिटेल बात भी कर चुके हैं और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख चुके हैं। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पोर्शन और सेकंड कंपोनेंट विच इज V और व्यूज। और आज हम देखेंगे कि व्यूज का क्या काम होता है एक वेब एप्लीकेशन में ASP.NET MVC वेब एप्लीकेशन में और व्यूज क्रिएट कैसे करते हैं और इससे रिलेटेड जो सिमिलर टास्क होंगे वो देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और इस के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं व्हाट आर व्यूज इन ASP.NET MVC। ASP.NET MVC में व्यूज है क्या और वेयर ASP.NET MVC व्यूज फाइल्स आर स्टोर्ड, और ये फाइल्स जो हम व्यूज क्रिएट करते हैं जो हम पेजेस बनाते हैं वेब पेजेस वो एक ASP.NET MVC प्रोजेक्ट के अंदर कहाँ जाके सेव होती हैं या हमें कहाँ पे क्रिएट करनी होती हैं एंड और हम ये क्रिएट करना भी सीखेंगे। एंड अंडरस्टैंडिंग व्यूज इन MVC विद मल्टीपल एग्जांपल्स, हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखेंगे टू क्रिएट डिफरेंट वेब पेजेस इन ASP.NET वेब एप्लीकेशन। फिर बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की। सो व्यू is in an ASP.NET MVC application there is nothing like page, just like अगर आप HTML की बात करते थे या आपने एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन डिजाइन की तो उसमें क्या थे आपके आप HTML पेजेस होते थे, तो इसमें उन्हीं पेजेस को हम क्या कहते हैं व्यूज कहते हैं। So and it is also doesn't include anything that directly corresponds to a page when you specify a URL। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि ASP.NET MVC वेब एप्लीकेशन में कोई एक डायरेक्ट चीज नहीं होती जैसा कि आप HTML के अंदर करते हैं, पेज लाइक नाम की कोई चीज नहीं होती और ना ही आपका URL डायरेक्टली स्पेसिफाई कर रहा होता है किसी वेब पेज को। और यहाँ पे हम जो पेजेस हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जो HTML वेब पेज हमें रिक्वायर्ड होता है या कोई वेब पेज रिक्वायर्ड होता है वो हमें मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ व्यूज। ठीक है, द क्लोजेस्ट थिंग टू अ पेज in an ASP.NET MVC application is known as a view. In ASP.NET MVC application, all incoming browser requests are handled by controller and these requests are mapped to controller actions. Controller actions might return a view or it might return also perform some other type of action such as redirecting to another controller action. सो इस पूरी स्लाइड में बात क्या की जा रही है, इसमें कहा जा रहा है कि ASP.NET MVC एप्लीकेशन में पेज नाम की ऐसे डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं होती जो कि हम URL टाइप करें और हमारे सामने कोई वेब पेज आ जाए, बल्कि हम यहाँ पे MVC एप्लीकेशन में हम ये सारा काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्यूज। ठीक है, हमें कोई पेज चाहिए, कोई व्यू चाहिए, कोई वेब पेज चाहिए तो हमें वो हम अचीव करते हैं, वो हम रिस्पॉन्स बैक करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्यूज। और बात की जा रही है कि डायरेक्ट वो व्यू के ऊपर नहीं जाता, बल्कि जब आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं ब्राउजर के ऊपर, कोई URL टाइप करते हैं तो वो रिक्वेस्ट जाती है आपके कंट्रोलर के पास एंड कंट्रोलर में फिर फर्दर कुछ एक्शंस होते हैं, कंट्रोलर एक्शंस, और वो एक्शंस डायरेक्ट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट व्यूज। ठीक है, वो एक्शंस माइट भी कोई व्यू रिटर्न कर सकता है, वो एक्शन कोई जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि वो किसी व्यू को भी रिटर्न कर सकता है, वो किसी और मतलब एक्शन को भी वो पॉइंट कर सकता है और वो एक्शन फर्दर किसी और व्यू को या किसी डाटा मॉडल को या डाटाबेस को एक्सेस करने से रिलेटेड हो सकता है। सो आपकी जो इन शॉर्ट जो आपकी रिक्वेस्ट होती है वो पहले कहाँ जाती है, टुवर्ड्स कंट्रोलर, एंड कंट्रोलर उसको फॉरवर्ड करता है टुवर्ड्स जिस तरह की रिक्वेस्ट होती है उस तरह के एक्शन मेथड के ऊपर। सो इन MVC पैटर्न द व्यू कंपोनेंट कंटेन्स द लॉजिक टू रिप्रेजेंट द मॉडल डेटा एज अ यूजर इंटरफेस विद व्हिच द एंड यूजर कैन इंटरेक्ट। सो MVC में जो व्यूज हैं वो आपको यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं और यूजर इंटरफेस वो सिंपली एक HTML पेज भी हो सकता है या फिर वो माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि उस पेज में आप कोई डाटा रिक्वायर्ड हो जो आपकी डाटाबेस पे पड़ा हो।
तो वो पहले क्या करेगा, एमवीसी वो मॉडल से डाटा रिट्रीव करेगा और रिट्रीव करने के बाद वो व्यू को प्रोवाइड करेगा और वो व्यू फिर उस यूजर इंटरफेस के ऊपर उसको रेंडर करेगा और उसको फिर रिस्पॉन्स बैक करेगा यूजर की रिक्वेस्ट के अगेंस्ट. So typically it creates the user interface with the data from the model which provided to it by the controller in an MVC application. वही बात की जा रही है कि यूजर इंटरफेस को अगर कोई डेटा चाहिए तो वो क्या होता है, कंट्रोलर पहले रिक्वेस्ट करता है उसको मॉडल को और मॉडल से डाटा लेके फिर वो प्रोवाइड करता है उस व्यू को या यूजर इंटरफेस को और फिर व्यू भेजा जाता है यूजर को जिसने ये रिक्वेस्ट की होती है. So you can understand, so you can consider the views in ASP.NET MVC web application as HTML templates embedded with Razor syntax, which generate HTML content that sends to the client. यहाँ पे Razor एक मार्कअप सिंटैक्स है जो कि सर्वर बेस्ड जो आपके कोड होते हैं या वेब पेजेस होते हैं उनको जनरेट करने के लिए. ये आप C# के अंदर भी इसके अंदर कर सकते हैं या विजुअल बेसिस के अंदर भी कर सकते हैं. और ओके जी, इन ASP.NET MVC the views are having .cs HTML extensions when we use C# as the programming language with Razor syntax. सो जो आपके व्यूज होते हैं वो एक्चुअली .cs HTML फाइल्स होती हैं, ये एक्सटेंशन फाइल होती हैं और ये .cs HTML स्टैंड्स फॉर C# HTML फाइल्स. सो जो कि आप व्यूज क्रिएट करते हैं वो इस एक्सटेंशन में आपकी फाइल्स होती हैं. देन आपके पास MVC has certain conventions for project structure. The view file should be located in the subdirectory of the view folder. तो ये बात आई थिंक हम पहले कर भी चुके हैं कि जैसे कि कंट्रोलर क्रिएट करते हैं उस कंट्रोलर के अगेंस्ट आपका व्यू फोल्डर के अंदर एक उसी कंट्रोलर के नाम का एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाता है जो कि उसके व्यूज को मेंटेन करता है. ठीक है, लाइक आपने एक स्टूडेंट का कंट्रोलर बनाया, जैसे स्टूडेंट का कंट्रोलर बनाया तो व्यू के फोल्डर के अंदर एक स्टूडेंट का फोल्डर बन गया. ठीक है, स्टूडेंट नेम का. अब उस स्टूडेंट फोल्डर के अंदर उसके सारे व्यूज होंगे. लाइक आप स्टूडेंट की DMC देखना चाह रहे हैं, डिटेल मार्कशीट, उसका एक मेथड आप क्रिएट करते हैं कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर में और फिर स्टूडेंट कंट्रोलर में आप क्रिएट करते हैं उसके सपोज कह सकते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड. तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, DMC से रिलेटेड और उसकी रिजल्ट से रिलेटेड या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड व्यूज में स्टूडेंट फोल्डर के अंदर आके उसके आपको व्यूज क्रिएट करने पड़ेंगे विद द सेम नेम, DMC के नाम से एंड उसकी रजिस्ट्रेशन के नाम से. सो जब कंट्रोलर इस मेथड को कॉल करेगा, एक्शन मेथड को DMC, सो एट दैट टाइम ये उसका जो व्यू पेज होगा वो जनरेट होगा और वो यूजर को रिस्पॉन्स बैक आएगा, यूजर को व्यू होगा. सिमिलरली जब ये एक्शन मेथड कॉल होगा तो ये क्या करेगा, इस व्यू को कॉल करेगा फ्रॉम द व्यू फोल्डर. So usually each controller will have its own folder in which the controller specific .cs HTML files या views are going to be saved. So जो भी हमने बात की. So the controller specific folders are going to be created with the views folder within the views folder. So मतलब क्या है कि controller specific folder जिस तरह का controller जिस नाम का controller होगा उसी नाम का एक folder बनेगा views folder के अंदर. The most important point is that you need to keep in mind is the view file name and controller action name are going to be the same. मतलब क्या है कि जो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जो आप यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर जो एक्शन का नाम रख रहे हैं, एक्शन मेथड जो है उसी नाम का आपके पास यहाँ क्या होना चाहिए, व्यू फाइल होनी चाहिए. ठीक है, .cs HTML फाइल भी उसी नाम की होनी चाहिए. ठीक है, पहली बात क्या थी कि जिस नाम का क्या होगा, जिस नाम का कंट्रोलर बनेगा बनाएंगे आप उसी नाम का व्यूज फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनेगा. लाइक स्टूडेंट्स नाम का आपने एक फोल्डर बनाया, एक कंट्रोलर बनाया, तो स्टूडेंट्स का नाम का एक क्या बन गया, व्यूज के अंदर एक फोल्डर बन गया. अब कंट्रोलर के अंदर जो आप एक्शन मेथड्स बनाएंगे उन्हीं नेम्स के आप क्या करेंगे, उस फोल्डर के अंदर आप वेब पेजेस बनाएंगे या .cs HTML फाइल्स बनाएंगे जो कि क्या कहलाते हैं, व्यूज कहलाते हैं. सो इसके बाद यही बातें जो भी हमने की थी वो यहाँ डिस्कस की जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि सपोज आपका एक स्टूडेंट का कंट्रोलर है, स्टूडेंट कंट्रोलर आपने क्रिएट किया और सिमिलरली आपने एक होम कंट्रोलर क्रिएट किया. तो जैसे ही आपने स्टूडेंट कंट्रोलर क्रिएट किया तो आपके व्यूज फोल्डर के अंदर क्या हो गया, एक स्टूडेंट्स का फोल्डर बन गया. ठीक है, और जैसे ही आपने होम कंट्रोलर क्रिएट किया तो ये ऑटोमेटिकली व्यूज के अंदर एक होम कंट्रोलर
होम के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब स्टूडेंट के अंदर क्या होंगे, वो सारे वेब पेजेस होंगे, वो सारे व्यूज होंगे जो कि स्टूडेंट कंट्रोलर को रिक्वायर्ड होंगे, एंड होम के अंदर वो सारे वेब पेजेस या व्यूज होंगे जो कि होम कंट्रोलर को चाहिए होंगे। अब सपोज होम कंट्रोलर के अंदर ये 3 एक्शन मेथड्स हमने बनाए, ठीक है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस एंड इंडेक्स। सो जिस तरह का ये नाम है, एक्शन मेथड्स हैं, उसी तरह के हम क्या करेंगे होम के अंदर, हम उसी तरह की डॉट सी एस एच टी एम एल या डॉट या उसके व्यूज क्रिएट करेंगे। सिमिलरली फॉर स्टूडेंट कंट्रोलर जो जो उसके एक्शन मेथड हैं, उन्हीं के सेम नाम के हम क्या करेंगे, व्यूज क्रिएट करेंगे इन व्यूज फोल्डर। सो इसके बाद है जी, एज वी हैव टू कंट्रोलर्स इन आवर एप्लीकेशन, तो वही बात की जा रही है जो भी हमने डिस्कस की यहाँ पे। देन हम बात करते हैं राउटिंग की। सो राउटिंग इज एक्चुअली डायरेक्टली एक तरह की कह सकते हैं कि वेब पेज के किस पोर्शन को आपने उठाना है। जो आप यूआरएल टाइप करते हैं, यूआरएल के अगेंस्ट कुछ मैपिंग होती है ऑन दी और एप्लीकेशन की फाइल्स के ऊपर, एप्लीकेशन के वेब पेजेस के ऊपर कह सकते हैं, आपके उसके कंट्रोलर के कुछ सेक्शंस के ऊपर कह सकते हैं। सो यूआरएल डिफाइन करता है कि इसने वेब पेज का, इसने कौन सा वेब पेज उठा के लाना है, ठीक है, या कौन से कंट्रोलर को हिट करना है और कौन से कंट्रोलर के कौन से एक्शन मेथड्स को कॉल करना है, ठीक है। सो वो यूआरएल जो ये मैपिंग होती है टू एप्लीकेशन, उसके कंट्रोलर एक्शन तक, वो कहलाती है राउटिंग, ठीक है। वो चीज़ हम रूट के अंदर सेट करते हैं। इन ASP.NET वेब फॉर्म एप्लीकेशन एवरी यूआरएल मस्ट मैच विद अ स्पेसिफिक .aspx फाइल। ASPX मींस एक्टिव सर्वर पेज एक्सटेंडेड फाइल। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने एक यूआरएल दिया हुआ है http :/domain students info और .aspx, यहाँ पे क्या है, ये डोमेन नेम के बाद / के बाद जो चीज़ होगी वो आपका कंट्रोलर का नाम होगा, और इसके बाद या यहाँ पे ये डायरेक्टली कोई फाइल एक्सेस की जा रही है, या अगर इसके बाद कोई नेम है और फिर उसके बाद फिर कोई नेम है, तो पहले क्या होगा, कंट्रोलर का नाम होगा, फिर उसके एक्शन मेथड्स होंगे, ठीक है। सो मस्ट मैच विद द फाइल, इसके साथ मैच करिए, दैट कंटेन्स कोड एंड मार्कअप फॉर रेंडरिंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्राउजर। तो मतलब ये क्या करेगा, ये सिंपली एक फाइल उठाएगा और उसको वेब पेज के ऊपर डाल देगा, और ये क्या है, वेब फॉर्म्स के अंदर ऐसा होता है। जबकि ASP.NET MVC के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट होती है राउटिंग। तो राउटिंग टू एलिमिनेट द नीड्स ऑफ मैपिंग ईच यूआरएल विद अ फिजिकल फाइल। अब वेब फॉर्म के अंदर क्या था कि हमें हमेशा एक फिजिकल फाइल यूआरएल के अंदर डिफाइन करते हैं कि फिजिकल फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो ही उसको उठा के लाएगा, अदरवाइज नहीं। जबकि राउटिंग के अंदर क्या है कि वो जरूरी नहीं है कि वो किसी फिजिकल फाइल को ही पॉइंट करे आपका यूआरएल, बल्कि वो किसी कंट्रोलर को भी एक्सेस कर सकता है और उस कंट्रोलर के किसी एक्शन मेथड्स को भी एक्सेस कर सकता है। वो कोई फाइल भी हो सकती है और वो कोई क्लास भी हो सकती है, ठीक है। राउटिंग इज नॉट स्पेसिफिक टू द एमवीसी फ्रेमवर्क, इट कैन बी यूज्ड विद ASP.NET वेब फॉर्म एप्लीकेशन और एमवीसी एप्लीकेशंस एज वेल। और ASP.NET web form application request handler is .aspx file and in MVC it is the controller and action method, ठीक है। ये कंट्रोलर क्लास होती है और कंट्रोलर क्लास में मौजूद आपके एक्शन मेथड्स होते हैं। यहाँ पे जैसा कि एक यूआरएल बताया गया है http डोमेन नेम के बाद आपके जो ये है /students, आप स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टूडेंट्स कंट्रोलर को एक्सेस कर रहा है, और जबकि यहाँ पे क्या है, ये एक फिजिकल फाइल को एक्सेस कर रहा है। The same URL can be mapped to the student controller and index action method in MVC। इसके बाद जी, राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग, एंड राउटिंग एक्चुअली होती क्या है, प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग एंड HTTP request to controller, and the functionality of this processing is implemented in system.web.routing। ये आपकी एक लाइब्रेरी है या नेम स्पेस है जिसके अंदर आप, ये कंट्रोलर अवेलेबल होता है, और कंट्रोलर का काम क्या होता है, आपकी जो यूआरएल रिक्वेस्ट होती हैं उनको हैंडल करना और उनका रिस्पॉन्स करना, जिस तरह की रिक्वेस्ट हो उसी तरह के रिस्पॉन्स बैक करना। So system.web.routing is used by the MVC framework, but it's also used by the ASP.NET Dynamic Data। It is not a part of the ASP.NET MVC। So रूट क्या होता है जी, आप जो एक्चुअली रूट होता है आपकी उसमें एप्लीकेशन में, सो रूट डिफाइंस द यूआरएल पैटर्न एंड हैंडलर इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ऑल द कॉन्फ़िगर्ड रूट्स ऑफ एन एप्लीकेशन स्टोर्ड इन रूट टेबल। आपकी जो रूट कॉन्फ़िग फाइल होती है रूट इंजन के अंदर, उसमें जो रूट टेबल होता है उसके अंदर सारे रूट डिफाइन करते हैं आप। सो लाइक यहाँ पे एक रूट टेबल है, इसमें क्या है, रूट 1 में क्या है, यूआरएल पैटर्न है और फिर हैंडलर है। सो पहले यूआरएल रिक्वेस्ट क्या होती है, यूआरएल मैचेस विद कॉन्फ़िगर्ड रूट्स, मैच कर रहा है तो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, जिस तरह का रिक्वेस्ट आएगी
अगर वो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपका कंट्रोलर और एक्शन मेथड एग्जिस्ट करता है तो क्या करेगा, उस कंट्रोलर को एग्जीक्यूट करेगा, कंट्रोलर के अंदर उस एक्शन मेथड को उठाएगा और रिस्पॉन्स बैक करेगा। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो फिर क्या होगा, उसको एरर दे देगा कि भाई ये यूआरएल या ये रूट आपने सेट नहीं किया हुआ। ठीक है, और अगर वो मिल जाता तो फिर क्या करेगा, उसका रिस्पॉन्स यूजर को वेब पेज के ऊपर या ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। सो यह वर्किंग आपके रूट की। अब राउटिंग, द एमवीसी फ्रेमवर्क leverages routing to direct a request to a controller। और ये सारे जो रूट्स होते हैं वो आप डिफाइन करते हैं ग्लोबल डॉट ASX फाइल के अंदर, जो कि आपने पहले फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर हम इसकी बात कर चुके हुए हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया हुआ है, ये आपकी एक ग्लोबल डॉट ASX फाइल है और इसके अंदर ये आपने क्या किया हुआ है, रूट कॉन्फ़िगरेशन को सेट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये रूट टेबल्स को कॉल कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स बैक करेगा। अब कॉन्फ़िगर रूट, रूट कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, तो ये आपके पास रूट कॉन्फ़िग फाइल है जो यहाँ पे आपको ऐप स्टार्ट के अंदर मिलेगी। ऐप स्टार्ट का फोल्डर अगर आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको मिलेगी रूट कॉन्फ़िग फाइल। तो रूट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर क्या होता है, आपके पास ये डिफरेंट क्या होते हैं, रूट्स आपने सेट किए होते हैं, डिफरेंट यूआरएल्स आपने सेट किए होते हैं। यहाँ पे इसका नाम क्या है, इस रूट का डिफॉल्ट, और ये यूआरएल किसका टाइप का होगा, पहले यहाँ पे कंट्रोलर आएगा, फिर फॉरवर्ड स्लैश आएगी, फिर कोई उस कंट्रोलर का एक्शन आएगा, और फिर फॉरवर्ड स्लैश, और फिर यहाँ पे आईडी आएगी। ठीक है, अब कंट्रोलर यहाँ पे बता दिया गया कि कंट्रोलर क्या है। इस डिफॉल्ट रूट के लिए कंट्रोलर का नाम होम है, और जो होम के अंदर कंट्रोलर में जो एक्शन है वो इंडेक्स है, और आईडी यहाँ पे बताया गया कि यूआर पैरामीटर डॉट ऑप्शनल, तो ये क्या है, ऑप्शनल है, ये आईडी हो सकती है या नहीं। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक पॉइंट आपने याद रखना है ज़हन में, जब आपने रूट सेट करना है, राउटिंग करनी है, उसमें आपने एक पॉइंट ज़हन में रखना है। अगर अब मैं इसे यहाँ पे यूआरएल, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ होम एंड फॉरवर्ड स्लैश, मैं इसे कर देता हूँ सपोज इंडेक्स। अब अगर मैंने ये सेट कर दिया है तो क्या होगा, जब मैं यूआरएल दूंगा तो यूआरएल के अंदर जब मेरा एज इट इज यही रिक्वेस्ट होगी तो ये रूट काम करेगा। ये जो रूट है, रूट मैप रूट, सिर्फ तब काम करेगा। अदरवाइज इसके अलावा मैं यहाँ पे कोई और कंट्रोलर दे देता हूँ, लाइक मैं स्टूडेंट कंट्रोलर का नाम लिख देता हूँ, या मैं यहाँ पे इंडेक्स कोई और, या यहाँ पे एक्शन नेम कोई और लिख देता हूँ, तो यहाँ पे पहला रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, कंट्रोलर को, दूसरा जो फॉरवर्ड स्लैश के बाद है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस कंट्रोलर के एक्शन को। सो अगर मैं होम कंट्रोलर की किसी और एक्शन में यूआरएल के अंदर देता हूँ तो वो क्या देगा, एरर 404 देगा कि ये रूट आपको, या ये फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जब यही चीज आप यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तो ये आपको एक लिवरेज देता है, एक फैसिलिटी देता है कि यहाँ पे कोई भी कंट्रोलर हो सकता है और कोई भी एक्शन हो सकता है और कोई भी आईडी हो सकती है। लेकिन अगर आप विदाउट करली ब्रैकेट्स लिखेंगे तो यहाँ पे जो सा कंट्रोलर आप स्पेसिफाई करेंगे और जौन सा आप एक्शन मेथड स्पेसिफाई करेंगे, ये सिर्फ उन्हीं के लिए ही काम करेगा। ये रूट बाकी कंट्रोलर या बाकी एक्शंस के लिए ये काम नहीं करेगा। ये डिफरेंस क्लियर हुआ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, करली ब्रैकेट्स का यहाँ पे क्या रोल है। ठीक है, समझ आ रही है? सर आ रही है समझ। ओके, इसके ये जो करली ब्रैकेट्स हैं ये आपको एक जनरलाइज फॉर्मेट दे देते हैं कि यहाँ पे कंट्रोलर होगा, फिर फॉरवर्ड स्लैश के बाद एक्शन नेम होगा, फिर क्या होगी, आईडी होगी। लेकिन अगर आप स्पेसिफाई कर देते हैं, यहाँ पे होम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एक्शन का नाम लिख देता हूँ, तो सिर्फ ये रूट सिर्फ उन्हीं के लिए ही काम करेगा। सो इसके वजह से यहाँ पे बताया गया कि ये क्या है, डिफॉल्ट रूट है, और ये यूआरएल पैटर्न है। इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा। तो डिफॉल्ट पैटर्न मतलब पैटर्न, यूआरएल का पैटर्न क्या होगा, पहले कंट्रोलर नेम होगा, फिर एक्शन नेम होगा, और फिर क्या होगी, आईडी होगी। एंड देन यहाँ पे ये कंट्रोलर नेम ये आ रहा है, डिफॉल्ट कंट्रोलर, और फिर यहाँ पे ये उस कंट्रोलर का एक्शन मेथड आ रहा है जो कि क्या है, इंडेक्स। इसके बाद है यही सेटिंग्स, द फॉलोइंग इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूट कॉन्फिग क्लास व्हिच कंटेन्स वन मेथड रजिस्टर रूट्स। तो ये आपके पास ये रूट कॉन्फिग फाइल के अंदर ये वही चीज आ रही है जो कि पिछली स्लाइड पे इस कोड को मैंने क्रॉप करके दिखाया था। ठीक है, सो इसके बाद क्या है जी, बस उसको हाईलाइट करके दिखाया। ओके, so you will define routes and those routes will map URLs to a specific controller action। क्या, जब आप रूट डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे आप रूट डिफाइन कर दिया आपने, एक रूट डिफाइन कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये स्पेसिफिक कंट्रोलर को और उन कंट्रोलर्स के एक्शन को क्या करेगा, रिटर्न करेगा जो आपके यूआरएल के अंदर आएंगे। ठीक है, एन एक्शन इज जस्ट अ मेथड ऑन द कंट्रोलर। इट कैन आल्सो पिक पैरामीटर्स आउट ऑफ दैट यूआरएल एंड पास देम एज ए पैरामीटर इनटू द मेथड। और डिफॉल्ट रूट क्या होता है जी, जब आपका
default specify which controller action method or value of id parameter should be used if they do not exist in the incoming requested url। मतलब पहला जो यहाँ पे जो आपने देखा ये डिफॉल्ट रूट है, ये उसका हमेशा क्या करेगा, अगर यूआरएल के अंदर कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट नहीं आ रही तो वो हमेशा क्या करेगा, इस डिफॉल्ट रूट को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अगर और कोई रूट के साथ मैच नहीं हो रहा है तो फिर वो डिफॉल्ट रूट के तौर पे इसको सेट कर देगा या रिटर्न कर देगा। सो हमेशा हम एक डिफॉल्ट रूट रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर ये कोई पर्टिकुलर क्यूरी मैच नहीं हो रही तो वो कोई डिफॉल्ट पेज उठा के यूजर को दिखा दे, तो उसके लिए आप डिफॉल्ट रूट सेट करते हैं। जरूरी नहीं है अगर आप उसको स्किप करना चाह रहे हैं तो आप इसे कोई डिफॉल्ट रूट नहीं सेट करना चाह रहे तो आप ना करें, इट्स योर चॉइस। अगर वो कोई पर्टिकुलर क्यूरी मैच नहीं कर रही तो आप उसे एरर मैसेज शो करवा दें, भाई ये फाइल आपकी इस वेब पेज एप्लीकेशन के ऊपर नहीं एग्जिस्ट करता। अगर आप चाहते हैं कि उसे कोई डिफॉल्ट रूट या कोई डिफॉल्ट पेज व्यू हो तो उसके लिए आप डिफॉल्ट रूट भी सेट कर सकते हैं। सो इट्स योर चॉइस। So as seen in okay, as seen in the above code, when you see a URL arrive in the form of this something forward slash something and forward slash something, देन इसका मतलब क्या है कि पहला आपके पास कंट्रोलर है, फिर सेकंड पेज आपके पास एक्शन एंड थर्ड आपके पास आईडी है। ठीक है, सो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, द यूआरएल पैटर्न इज कंसीडर्ड बाय ओनली आफ्टर द डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम जो पैटर्न यूआरएल पैटर्न है वो हमेशा आपका स्टार्ट होता है डोमेन नेम के बाद। ठीक है, पहले आपकी डोमेन नेम होगी, अगर आपकी वेबसाइट किसी डोमेन के ऊपर है तो डोमेन नेम होगा लाइक something.com या edu.edu.something, और फिर फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो चीज़ होगी वो आपका यूआरएल पैटर्न कंसीडर करेगी। या अगर आप लोकल होस्ट के ऊपर चला रहे हैं तो फिर लोकल होस्ट होगा और उसकी कोई पोर्ट होगी और उसके बाद जो पैटर्न होगा वो आपका क्या कहलाएगा, यूआरएल पैटर्न होगा। so, उससे पहले वाले को कंसीडर नहीं करता। ठीक है, द यूआरएल पैटर्न इज कंसीडर ओनली आफ्टर द डोमेन नेम पार्ट इन द यूआरएल। फॉर एग्जांपल यूआरएल पैटर्न कंट्रोलर एक्शन आईडी वुड लाइक, और ये पूरा यूआरएल होगा क्या, पूरा यूआरएल आपका इस तरह से होगा। ठीक है, लोकल होस्ट अगर आपका लोकल होस्ट के ऊपर चल रही है तो लोकल होस्ट, उसकी पोर्ट नंबर होगी, फिर फॉरवर्ड स्लैश होने के बाद जो ये है ये आपका एक्चुअल में जो है आपका यूआरएल है वो ये है। ठीक है, आफ्टर लोकल होस्ट वुड बी कंसीडर्ड एज द कंट्रोलर नेम, जो पहला ये कंट्रोलर नेम है, दूसरा एक्शन नेम है, और फिर फॉरवर्ड स्लैश के बाद आपकी कोई आईडी है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है एग्जांपल्स के साथ। सर मैंने ना yes. आपके वाला प्रोग्राम रन किया था ना, उसकी तो सेम एज चीज आउटपुट आ रही थी जैसे आपकी आ रही थी। फिर मैंने उस जैसा ही मतलब कंट्रोलर बनाया स्टूडेंट्स का, तो उसके बाद जो मैं यूआरएल भी दे रही थी लेकिन वो नहीं आ रही थी आउटपुट, वैसी नहीं आ रही थी जैसे आनी चाहिए थी। क्या वो आपने या उसका व्यू क्रिएट नहीं किया होगा और या फिर आपने उसका रूट कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा न्यू कंट्रोलर के अगेंस्ट। सो आज के क्लास के बाद आप जाके ट्राई कीजिएगा तो होपफुली आपकी वो समझ आ जाएगी कि क्या करना है। ठीक है, so थैंक्स just सर। okay, if the URL doesn't contain anything after the domain name then the default controller and action method will be called। अगर आप सिर्फ लोकल होस्ट और उसकी पोर्ट नंबर देके उसको एंटर यूआरएल देते हैं तो फिर क्या होगा, आपका डिफॉल्ट कंट्रोलर जो आपने नाम लिखा होगा उसका जो डिफॉल्ट एक्शन मेथड है वो कॉल होगा और वो वेब पेज आपके सामने आएगा। ठीक है, लाइक अगर आप सिंपली ये रिक्वेस्ट करते हैं तो आप इसके अगेंस्ट क्या रिटर्न होना चाहिए। सो अगर आपको वो पिछली स्लाइड पे जो आपने वो मैंने कोड का पोर्शन क्रॉप करके लगाया हुआ था तो अब वहाँ पे आपने जो सेट किया हुआ है डिफॉल्ट कंट्रोलर सेट किया था होम, और डिफॉल्ट जो उसका एक्शन मेथड आपने सेट किया था वो क्या था, इंडेक्स। सो अब इस यूआरएल के अगेंस्ट क्या कॉल होगा, ये इंडेक्स मेथड कॉल होगा और जो चीज़ इसने रिटर्न की है वही आपको रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पे कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं डिफरेंट, लाइक ये आप इस तरह से यूआरएल दे सकते हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, होम का इंडेक्स मेथड रिटर्न करेगा, और ये क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स मेथड के साथ ये आईडी रिटर्न करेगा, और ये आपको होम कंट्रोलर का अबाउट मेथड रिटर्न करेगा, ये आपको होम कंट्रोलर का जो कॉन्टैक्ट मेथड है एक्शन मेथड है उसको रिटर्न करेगा, ये आपका स्टूडेंट कंट्रोलर को रिटर्न करेगा, और ये स्टूडेंट कंट्रोलर के एडिट मेथड के आईडी 123 को रिटर्न करेगा। ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल्स इसलिए लिखी ताकि आपको कुछ आइडिया हो। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये आपका डोमेन नेम होगा या लोकल होस्ट होगा। ठीक है, और लोकल होस्ट के बाद जो आपका पोर्शन है वो आपका यूआरएल होगा। पहले आपका कंट्रोलर है, यहाँ पे कंट्रोलर होम था, पहली 4 एग्जांपल्स में आपके पास कंट्रोलर होम है, और फिर यहाँ पे फर्दर आके कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं होम कंट्रोलर के, और फिर अगर थर्ड पार्ट है तो वो आपकी आईडी होगी। सिमिलरली यहाँ पे स्टूडेंट्स के 2 है, ये 2 स्टूडेंट्स कंट्रोलर के हैं, और फर्स्ट में सिर्फ वो स्टूडेंट का जो डिफॉल्ट एक्शन मेथड होगा उसको रिटर्न करेगा, और यहाँ पे स्टूडेंट का वो जो एडिट एक्शन मेथड है और उसकी 123 आईडी को रिटर्न करेगा। आपके मल्टीपल रूट्स भी हो सकते हैं, अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ सिंगल रूट की। ठीक है, आप एक ही एप्लीकेशन के अंदर एक ही कंट्रोलर के अंदर आप एक से ज्यादा क्या कर सकते हैं,
रूट सेट कर सकते हैं. So you can also configure a custom route using the map route extension method. You need to provide at least 2 parameters in map route name and URL pattern. और जैसे अगर आपने अभी सिर्फ एक रूट देखा है जो हमने डिफॉल्ट रूट था, अगर आप नया रूट सेट करना चाह रहे हैं, आप रूट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर एक से ज्यादा रूट सेट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले आप रूट नेम देंगे उसे और फिर यूआरएल पैटर्न देंगे. अभी आपको शायद अभी माइंड में अगर रिकॉल करें तो आप अभी जो प्रीवियस स्लाइड में देखा है, पहले नेम था, उसका हमने नाम रखा हुआ था डिफॉल्ट, और फिर यूआरएल पैटर्न था, उसमें लिखा था कंट्रोलर स्लैश एक्शन स्लैश हमने आईडी लिखी थी. ठीक है, अब ये एक रूट हो गया. अब इसी तरह आप एक से ज्यादा रूट भी दे सकते हैं, और एक से ज्यादा रूट 2 3 4 5 जितने मर्जी देना चाह रहे दे सकते हैं. लेकिन फिर जब आपकी यूआरएल रिक्वेस्ट आएगी तो क्या होगा, पहले वो चेक करेगा आपके जो आपने उस रूट मैप रूट एक्सटेंशन के अंदर आपने जो पहला रखा हुआ है वो पहले मैच होगा इससे. अगर इससे वो मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज वो नेक्स्ट पे चला जाएगा. ठीक है, इसके साथ मैच होगा तो ठीक है, ये वाली चीजें रिटर्न कर देगा, इस फाइल के ऊपर जाएगा, इस रूट के ऊपर जाएगा तो रिटर्न कर देगा. अगर इसके साथ भी मैच नहीं हो रहा तो थर्ड के ऊपर जाएगा. ठीक है, सो ये सीक्वेंस में आता है, पहले इसके ऊपर आएगा फिर इसके ऊपर, और जिस सीक्वेंस में आपने रखे होंगे. ठीक है, सो आप सीक्वेंस उसी तरह सेट करेंगे जिस तरह आप चाहते हैं कि यूआरएल मैचिंग या मैपिंग किस तरह से. ओके जी, यू कैन रजिस्टर मल्टीपल कस्टम रूट्स विद डिफरेंट नेम्स और डिफॉल्ट पैरामीटर इज ऑप्शनल. कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल वेयर वी रजिस्टर प्रोसेस रूट. और हम ये जैसा कि यहाँ पे आपका ये जो आपने देखा होगा ये क्या है, डिफॉल्ट रूट है. ठीक है, और ये किसके अंदर बना रहे हैं हम, रूट कॉन्फ़िग क्लास के अंदर बना रहे हैं, और ये डिफॉल्ट पड़ा हुआ है. वैसे अगर कोई भी यूआरएल आता है वो किसी कस्टम के साथ मैच नहीं हो रहा तो फिर क्या रिटर्न होगा, आपका डिफॉल्ट रिटर्न होगा. लेकिन अगर वो किसी इस कस्टम के साथ मैच हो रहा है, मतलब आपने प्रोसेस कंट्रोलर के किसी एक्शन मेथड, अच्छा यहाँ पे वो जो मैंने पहले बात की थी वो यहाँ पे क्लियर हो रही है एग्जाम्पल के साथ. सो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है जी, आपने 2 डिफरेंट रूट सेट कर दिए हैं. एक आपका डिफॉल्ट रूट है और दूसरा आपके पास यहाँ पे आपने जो खुद से सेट किया है. और ये क्या है, एक इसका नाम आपने क्या रखा है, प्रोसेस. और ये यूआरएल पैटर्न इसका क्या होगा कि यहाँ पे प्रोसेस आप पहले एक्शन सॉरी कंट्रोलर बता रहे हैं, और फिर यहाँ पे बाद में आप क्या बता रहे हैं कि उस प्रोसेस कंट्रोलर का कोई भी एक्शन हो सकता है. ये कि कोई भी एक्शन हो सकता है मैंने क्यों कहा, लाइक प्रोसेस के अंदर एक लिस्ट का एक्शन है, एक सपोज करते हैं ग्राफ का है या ग्रेड का है, और एक सपोज करते हैं इंडेक्स का है. अब ये प्रोसेस फॉरवर्ड स्लैश एक्शन फॉरवर्ड स्लैश जो आईडी है, अब ये क्या इसके तीनों को एक्सेस कर सकता है ये यूआरएल, या सिर्फ किसी एक को, तो ये आईडी को ही करेगा. एक को आईडी को करेगा सर. ये जो यूआरएल है ये वाला. सर तीनों को करेगा. सर लिस्ट को करेगा. सर प्रोसेस कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ. वेरी गुड. ये क्या करेगा, जब हमने कहा था कि जब करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं तो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि वो कोई भी एक्शन हो सकता है इस कंट्रोलर का, या हमने क्या कर दिया, हार्ड कोड कर दिया है कि ये सिर्फ किसको रिटर्न करेगा, ये जो रूट हमने किया सेट, ये सिर्फ प्रोसेस कंट्रोलर के किसी भी एक्शन को कर सकता है. लाइक यहाँ पे मैं करता हूँ, मैं इसकी डिफरेंट टाइप्स लिखता हूँ. लाइक मैं पी शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रोसेस के लिए, और यहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया है यहाँ पे एक्शन, और स्लैश में क्या कर दिया है आईडी. अब ये क्या करेगा, ये प्रोसेस कंट्रोलर के किसी भी एक्शन की किसी भी आईडी को रिटर्न करेगा. अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोलर कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक्शन कर दिया, और यहाँ पे मैंने आईडी कर दी. अब ये क्या करेगा, पहले वाला यूआरएल सिर्फ रिटर्न करेगा किसको, प्रोसेस कंट्रोलर के अंदर. प्रोसेस कंट्रोलर के अंदर जो भी एक्शन है सारों के लिए काम करेगा. लेकिन ये वाला क्या है, किसी भी कंट्रोलर का किसी भी एक्शन की किसी भी आईडी के अगेंस्ट ये यूआरएल रूट जनरेट करेगा और उसको रिटर्न करेगा. अब मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ इसका जो ग्रेड्स वाला है एक्शन मेथड ये सिर्फ उसको करे, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, पी ये प्रोसेस कंट्रोलर, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका नाम स्पेसिफाई कर देंगे. ठीक है, और अब ये सिर्फ किसके लिए काम करेगा, उसके एक्शन मेथड के लिए, जो उसका ग्रेड्स है सिर्फ उसके लिए काम करेगा. डिफरेंस क्लियर हुआ यहाँ पे? यस सर, हो गया है. लाइक ये डिफॉल्ट रूट बता रहा है कि ये कोई भी कंट्रोलर हो सकता है, कोई भी एक्शन हो सकता है, कोई भी आईडी हो सकती है. जबकि ये हमें क्या बता रहा है कि ये सिर्फ प्रोसेस कंट्रोलर के लिए होगा, और प्रोसेस कंट्रोलर के किसी भी एक्शन के लिए, और प्रोसेस कंट्रोलर के
एक्शन मेथड के किसी भी आईडी के लिए। ये क्या बता रहा है कि प्रोसेस कंट्रोलर के सिर्फ ग्रेड एक्शंस को ये रिटर्न करेगा। और ये जो मैंने बात पहले की थी कि ये सीक्वेंस में करता है। पहले अगर यहाँ पे सीक्वेंस की बात करें तो पहले कौन सा रूट चेक होगा, पहले ये प्रोसेस रूट चेक होगा, फिर डिफॉल्ट चेक होगा, ठीक है, सीक्वेंस में। अगर ये आप ऊपर रखेंगे तो पहले ये डिफॉल्ट चेक होगा और फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस रूट चेक होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले क्या करते हैं, आप रन एप्लीकेशन करते हैं, वो जाता है ग्लोबल .asx फाइल के पास, वहाँ से उसको एड्रेस मिलता है किसका, रूट कन्फिग का। फिर वहाँ से वो आता है root config.cs फाइल के ऊपर, और वहाँ से फिर वो क्या ढूंढता है, रूट ढूंढता है जिस रूट के ऊपर उसने यूआरएल को मैप करना है। ठीक है, समझ आई सारी वर्किंग क्या है, आपकी एप्लीकेशन कैसे काम कर रही होती है। यस सर।